तो हम लोग अभी एग्जाम्पल स्टडी किया, मेरे ख्याल से जैक वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। हम लोग ने 2 एग्जाम्पल स्टडी कर लिया है। अब किसी भी हेड में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कोई भी हेड जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, कंपुटेशन। अब ये कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी है। कंपुटेशन का मतलब कुछ और नहीं, कैलकुलेशन ही है। हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे क्या, कंपुटेशन की जगह पे हम क्या शब्द यूज करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी कैसे निकाली जाती है, चलिए इसको जरा समझते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है। सबसे पहले तो होता है क्या, सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हम लोग बेसिक सैलरी दिखाने वाले हैं। जो भी बेसिक सैलरी इनको मिल रही है, अगर कोई पेंशन है, रिटायर्ड है तो पेंशन मिलेगा, उसको बेसिक सैलरी जो क्या पेंशन के नाम से आएगा। एनटी, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी अगर लिया है, एरियर ऑफ सैलरी सबको पता है, अभी अभी पढ़ा हम लोग ने एरियर ऑफ सैलरी। अगर एडवांस सैलरी उसने उठा रखा है, ये सब में से कुछ भी मिला है तो वो टैक्सेबल सबसे पहले करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करेंगे। सवाल उठता है अलाउंसेस क्या होता है, तो बिल्कुल अलाउंसेस हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ सकते हो कि कंपनी जब हमें एडिशनल पेमेंट करती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि हम कुछ अनयूजुअल कंडीशन में रह करके काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अलाउंसेस कहते हैं। फिर क्या है, थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। ओके, कंपनी अगर हमें क्या दे रही है, कंपनी अगर हमें परक्यूजिट्स दे रही है, परक्यूजिट्स इशू कर रही है ना। परक्यूजिट्स मतलब हमें फैसिलिटी दे रही है, जैसे कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, आने जाने के लिए कार, बातचीत करने के लिए मोबाइल, रहने के लिए घर। तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, इन सबको हम परक्यूजिट्स कहते हैं। हिंदी में इसको अनुलाभ कहते हैं। अलाउंसेस को हिंदी में भत्ते कहते हैं। हिंदी मत ही याद रखो, ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश ही ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%। देन क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर हमारे पीएफ में सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इससे पहले भी। टैली में पेरोल हो गया है कि नहीं हुआ अभी, टैली में आप लोग का पेरोल हो गया है कि अभी नहीं, नो सर। अभी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, खैर वहाँ भी पढ़ोगे। तो क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉय की सैलरी से, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम लोग मेरे एम्प्लॉय, तो तुम्हारी सैलरी से मैं 12% काटता हूँ, डिडक्ट करता हूँ, और 12% अपने जेब से भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे तुम्हारी 10,000 रुपये सैलरी है, तो 1,200 रुपये मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, और 1,200 रुपये अपने जेब से भी निकाल के डालूंगा, और 2,400 रुपये तुम्हारे पीएफ खाते में जमा कराऊंगा हर महीने। तो अगर एम्प्लॉयर यानी मैं, अगर तुम्हारी सैलरी में, तुम्हारे पीएफ में 12% तक कंट्रीब्यूट करता हूँ, तब तो तुम्हारी सैलरी में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 12% से एक्सेस कंट्रीब्यूट करता हूँ, मान लो मैं दानवीर कर्ण हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे पीएफ में 14% कंट्रीब्यूट करूँगा। देखो लॉ कहता है 12% कंट्रीब्यूशन के लिए, अगर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के खाते में, तो फिर वो सैलरी में ऐड होगा एम्प्लॉय की। यानी कि मान लो मैंने तुम्हारे 10,000 रुपये सैलरी में 1,400 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तुम्हारे पीएफ फंड में, मैं चाहता हूँ मैं अपने एम्प्लॉय के पक्ष में ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करूँ, तो कर सकता हूँ। तो मैं अगर 1,400 रुपये कंट्रीब्यूट करता हूँ ना, तो यहाँ 200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 1,200 रुपये तो ठीक है, 200 रुपये जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी। पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलिए अगला पॉइंट, रिलेटेड टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ठीक है, अब क्या होता है कि आप सभी को पता है पीएफ में जो पैसा जमा होता है उस पर हर साल इंटरेस्ट बनता है, और ये इंटरेस्ट कौन निर्धारित करती है, ये इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है, फाइनेंस बिल हर साल आता है, उसी फाइनेंस बजट में आपको पता है पीएफ का रेट भी डिफाइन किया जाता है। तो पीएफ का रेट, अगर पीएफ पे इंटरेस्ट अगर 9.5% तक मिल रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर इस 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा तब अगेन आपकी सैलरी में क्या होगा, ऐड किया जाएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस सैलरी। अब ये पॉइंट क्या है, ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं, तो पॉइंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि अब देखिए ये 5 पॉइंट होते हैं, आपको इन्हीं पांचों चीज़ों को अच्छे से समझना है। ये पांचों समझ लो टॉपिक हैं सैलरी हेड में जो हमें सीखना है। तो इन पांचों को जब हम ऐड करते हैं ना तो ग्रॉस सैलरी आती है। फिर इस ग्रॉस सैलरी में डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन
16, तो 16 के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16। ओके, अब इस 16 में देखिए क्या डिडक्शंस मिलते हैं। तो मैं 16 का डिडक्शन में डिफाइन करूंगा, एक लाइन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, मेंशन नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए 3 डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसका नया सेक्शन है ये 16IA। तो 16IA के तहत आपको एक डिडक्शन मिलेगा 16IA। ओके, तो 16IA में डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है कितने का, 40,000 का। 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद बी हो जाएगा, ये डिडक्शन किसका मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। फिर ये सी डिडक्शन है, ओके, ये है प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। तो चलिए समझते हैं है क्या ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे बताई आप लोग को। तो देखिए होता है क्या, सबसे पहली चीज़ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब ये सबको मिलता है, ये सारे एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना, 40,000 रुपीज़, जो कि फिक्स्ड है, यानी जो भी इनकम है आपका 40,000 इसमें से लेस हो जाएगा। एक मिनट, हम लोग इसको एक बार गूगल भी कर लेते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप ऐसे लिखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे सीधे अंडर सेक्शन 16 है ऐसे भी लिखना चाहिए था। आइए 40,000, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 इज अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट लॉस रिसीव्ड अवेलेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 50,000 हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये जो अमाउंट है बढ़ा के स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया गया है, 50,000। तो इसको हम लोग 50,000 कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 19-20 हम लोग को पढ़ना है, यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21, इस समय असेसमेंट ईयर 20-21 चल रहा है, तो हम लोग 20-21 के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आईए में है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 2018-19 it was 40,000। सही है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। सर एमएस की स्क्रीन नहीं शो कर रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अब दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 18-19 इट वाज 40,000, 40,000 था, अब कितना हो गया 15,000, ठीक। यस सर। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया। अब इस एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे इतना समझ लो, जिसे कंपनियों के स्टैंडर्ड डिडक्शन तो समझ में आ गया, सबके लिए है, आम इमली गाजर मूली सबके लिए, यानी कि कोई भी हो तुम, तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलना ही मिलना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ध्यान रहे ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका डिडक्शन ले ही नहीं सकते हैं। एंड मैक्सिमम कितना अमाउंट है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना लेंगे, 5,000 का, इससे ज़्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है ना। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया, ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं एंटरटेनमेंट लॉस। एंटरटेनमेंट लॉस होता क्या है, जैसे तुम कंपनी के अधिकारी हो, अब जाहिर बात है तुम्हारे, मान लो तुम कंपनी में मैनेजर हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में तो, या बड़े पोस्ट पे हो,
अब पता है तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट या कस्टमर्स आते तो उनको एंटरटेन करने के लिए होता है ना, चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफी ये सब पिलाना, तो इस एंटरटेनमेंट के लिए। अब एंटरटेनमेंट मतलब मूवी वूवी की बात नहीं हो रही कि मूवी देखने के लिए पैसा, ना ना ना, ये किसके लिए मिल रहा है? अपने क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए, अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए, है ना। जो अमाउंट दिया था उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम 5000, हाउ इट इज, तो ये हम लोग चेक करेंगे आगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल टैक्स? समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कई लोग इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड व्हाट इज प्रोफेशनल टैक्स? एम्प्लॉयमेंट टैक्स मतलब तुम नौकरी में आ गए, इस बात का टैक्स दो। प्रोफेशनल टैक्स तुम नौकरी करो, इस बात का टैक्स दो। तो ये 16 की सब क्लॉज 3 के तहत इसको, अच्छा हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसको क्लॉजेस पढ़ते हैं। जब भी रोमन में लिखा हो 16 की क्लॉज आई है, 16 की क्लॉज 2, 16 की क्लॉज 3 के तहत एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन मिलता है। तो प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट में लगता है, जिस स्टेट में भी लगता है उस स्टेट में अगर तुम्हारी सैलरी से पीटेक्स के नाम से कुछ भी काटा जा रहा है तो उसका तुम्हें रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अभी हमने जो डिडक्शंस पढ़े हैं, डिडक्शन अंडर फ्रॉम सैलरी, ये अंडर सेक्शन 16 पढ़ा है। और ये अंडर सेक्शन 16 सिर्फ और सिर्फ सैलरी में डिडक्शन मिलता है और कहीं और इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 डिडक्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये डिडक्शंस करते ही अब जो टैक्स, जो सैलरी आएगी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, अब ये टैक्सेबल सैलरी है। इसी के ऊपर बाकी जो भी है 2.5 लाख से ऊपर है तो स्लैब रेट लगाइए। समझ में आया सबको? ये कंपुटेशन आपको अच्छे से समझना है। सुजीत, यस सर। कंपुटेशन समझ में आया? यस सर। पूजा, सर मतलब माइनस करना है प्लस करना है, मतलब सैलरी में से ये प्लस करना है माइनस करना है, देखो देखो समझ नहीं आ रहा सर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो पांचों पॉइंट है ये सब तो ऐड होगा। ये पांचों पॉइंट पहले तो ऐड करने हैं। आपको कंपनी से सैलरी सर मिला, ऐड सैलरी में करिए। टैक्सेबल अलाउंसेस मिला, ऐड करिए। परचेज की वैल्यू ऐड करिए। एम्प्लॉयर ने जो पीएफ कंट्रीब्यूट किया 12% से ज्यादा, वो ऐड करिए। जो हमारे पीएफ पे इंटरेस्ट बना 9.5% से ज्यादा, वो हम लोग अपनी सैलरी में ऐड करेंगे। फाइनली टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इस ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस लेंगे। काहे का डिडक्शन? गवर्नमेंट हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का देती है, हम वो माइनस करेंगे। ये माइनस करने वाली तो लेस लिखा है। फिर अगर हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, तो मैं उसका डिडक्शन लूंगा। और अगर मेरी सैलरी से कहीं पीटेक्स कटा होगा तो मैं उसका भी डिडक्शन यहाँ से लूंगा। ये तीनों अमाउंट लेस करूंगा। ये तीनों अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट मेरा बचेगा वो फाइनली टैक्सेबल सैलरी है। समझ में आया? अब यस सर। इसी को टैक्सेबल सैलरी कहेंगे। और अगर ये टैक्सेबल सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो टैक्सेबल होगा ना, क्यों? 2.5 लाख से कम हो तो कहाँ टैक्स यस दें? सर। यस अब सर। सैलरी से अभी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया कि इनकम के 5 हेड होते हैं। पांचों हेड हमारे लिए टॉपिक है, वही हम लोग को पढ़ना है। उसी तरीके से अब जो हम सैलरी पढ़ रहे हैं, सैलरी में ये पांचों पॉइंट ही हम लोग को समझने मेनली। ये 5 टॉपिक्स हमें समझने हैं कि ये सब क्या क्या होते हैं। और फिर डिडक्शंस को भी अलग अलग एक्सप्लेन करने वाले हम लोग। तो यही पूरा इस सैलरी हेड में सही सीखना है हम लोग। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, कमीशन, ये सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ही हम लोग को पॉइंट समझाया है बेसिक सैलरी। नाउ व्हाट इज बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी होती क्या है? तो मैं आज बस बेसिक सैलरी पे ही ये पहला ही पॉइंट बस कंप्लीट करूंगा। सेकेंड पॉइंट यानी अलाउंसेस से कल हम लोग पढ़ेंगे। इसको जरा समझ लेते हैं। बेसिक सैलरी क्या होता है? दिस इज द बेसिक पे रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी जो होती है ना वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। उसमें 1 रुपए का एग्जामेशन या उसमें से कुछ भी माइनस वाइनस मतलब एक तरीके से वो एग्जाम्ट नहीं होता, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। बेसिक पे वही पे होता है जिसपे बाकी सारे अलाउंस, जैसे आपको मान लो डीए मिल रहा है 40%, तो 40% किसका मिलेगा? उस बेसिक का ही ना। तो बेसिक पे, जिसको हम लोग हिंदी में मूल धन या फिर मूल सैलरी कहते हैं, तो वही आपकी होती है बेसिक पे।
जिस पे बाकी इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट होता है। अब पे स्केल, अब पे स्केल समझिएगा, पे स्केल सबने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो चलिए अभी समझ लेते हैं फटाक से। पे स्केल देखो दे रखा है, अगर 10,000, 10,000 डैश 1,000, 15,000 डैश 2,000 डैश 25,000, ये पे स्केल का मतलब क्या हुआ? इस पे स्केल का मतलब है 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, 10,000 सैलरी फिर 1,000 रुपये हर साल बढ़ेगी, यानी 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, 12 से 13 होगा, 13 से 14, 14 से 15, फिर जब 15,000 सैलरी हो जाएगी इसके बाद से उसका 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से इंक्रीमेंट लगेगा, यानी 15 से 17,000 हो गया, 17 से 19,000 हो गया, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25,000 रुपये तक सैलरी। अब इसके आगे क्या होगा ये आगे फिर डिसाइड होगा। तो जब भी इस तरह से कभी सैलरी दे तो समझ जाना, और ये जो 1,000 रुपये इंक्रीमेंट है या 2,000 इंक्रीमेंट है वो कैसे लगेगा? सालीना। ठीक। तो नॉर्मली बहुत सारी कंपनी में जब ज्वाइन करोगे तो पे स्केल पहले ही आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट। आपको पता है महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। तो डीए जो मिलता है वो पूरी तरह से क्या है? इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। याद है हम लोगों ने 3 इनकम पढ़े थे, एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्टेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो ये कौन सा इनकम है? टैक्सेबल इनकम है। फीस, अगर फीस के नाम पे भी मिल रहा हो कुछ भी, इट एन एक्स्ट्रा इफ सॉरी इफ एन एक्स्ट्रा रेमुनरेशन फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब। कंपनी ने तुमसे कहा कि ठीक है यार तुम तो अकाउंटेंट हो, लेकिन यार जरा ये मार्केटिंग वाला भी छोटा सा काम है तुम कर दो। तो होता है मैं क्यों करूं, मेरे तो जॉब प्रोफाइल में ही नहीं, मैं क्यों करूं? तो तुम्हारा एम्प्लॉयर कहता ठीक है इसके लिए इतना फीस ना, कहता अच्छा ठीक है। अंडर दिस टर्म द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चूंकि तुम अपने एम्प्लॉयर से ही वो पैसा मिल रहा है फीस के नाम पे, चाहे जिस नाम से भी, वो भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल ही होगा और सैलरी हेड में ही आएगा। अगर तुमको कंपनी से कमीशन मिलता है, जैसे कंपनी कहती है अच्छा ठीक है तुम भी अगर मेरा कुछ सेल्स करा दोगे तो तुमको भी हम क्या करेंगे, एक मान लो तुमने 1 लाख का सेल किया तो चलो तुमको 5% की प्रॉफिट हम ऑफर कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये भी कमीशन है। कमीशन भी सैलरी चूंकि एम्प्लॉयर से मिल रही है इसलिए वो सैलरी हेड में आ रही है। बोनस, इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलेंट्री। हो सकता है कि कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल दे रही हो या वॉलेंट्री अपनी इच्छा से दे रही हो। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। बोनस होता क्या है? सबने सुना होगा, जब कंपनी को अच्छे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में एक हिस्सा शेयर करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोनस। और वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। फिर एक होता है क्या, आपने सुना होगा एक लेबर लॉ है बोनस एक्ट, बोनस एक्ट के तहत भी बोनस दिया जाता है, वो भी आपकी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। वो कंपलसरी बोनस होता है, हर साल देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो अलाउंसेस है, और जैसे कि मैंने बोला अलाउंसेस हम लोग कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ा कि बेसिक सैलरी हो गया, पेंशन होता है, एनएटी होता है, कमीशन होता है, एरिया ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। ये अगर बनेगा तो सीधा सीधा क्या होगा? ये टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कुछ भी माइनस नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हमने स्टार्ट किया, और इसमें हमने मीनिंग ऑफ सैलरी देख लिया कि सैलरी किसे कहते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, वरना सैलरी टर्म कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ सैलरी पढ़ा कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, वेजेस, एनुटी, ग्रेजुटी, एडवांस सैलरी, फीस, कमीशन, पीएफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, लीव सैलरी, ये सब किस में आता है? ये सब सैलरी में आता है। फिर बेसिस ऑफ चार्जेस पढ़ा हमने कि ड्यू हो या रिसिप्ट हो, विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। फिर हमने उस पर 2 एग्जाम्पल स्टडी किए। फिर हमने आज कंपुटेशन पढ़ा। कंपुटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, और कंपुटेशन ही हमें ठीक से समझना है। कंपुटेशन में हमने देखा 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको पहले ऐड करते हैं फिर उसमें से लेस करते हैं अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन। तो 3 डिडक्शंस मिलने वाले हैं, 16 की क्लॉज आई ए, 16 की क्लॉज 2, 16 की क्लॉज 3। आई ए में स्टैंडर्ड एक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आज का कंप्लीट हो गया आप लोग का। कोई इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, अगर है तो पूछ लीजिए।
तो कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं आप लोग को, सो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुजीत, आज के लिए इतना काफ़ी है ना? यस सर। कि चाय है? यस सर। काफ़ी है कि चाय है? नहीं नहीं, दोनों नहीं है सर। चलिए अच्छा ठीक है। ओके, सो कल कुछ काम पड़ गया था इसलिए कल मैं क्लासेस नहीं ले पाया, ठीक है। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और सब लोग को दे रहा हूँ। हेलो, सब लोग को यस सर। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यस सर। क्योंकि कल की क्लास हम लोग की मिस हो गई सैटरडे को, है ना? तो हम लोग इस क्लास को कल कवर करेंगे। कल का जो मिसिंग हुआ है हम लोग कल संडे को इसको कवर करेंगे, ओके सर। ठीक है। और कल क्लासेस 9:30 नहीं चल के 10 बजे चलेगी, ओके सर। ठीक है। तो कल तो मेरे ख्याल से कल आप लोग के क्या नाम है, दीपक सर की तो क्लास चलेगी नहीं टैली वाली? यस सर। नहीं चलिए सर। कल संडे है, कल तो किसी की क्लास चलती नहीं क्योंकि मेरा कल का एक क्लास मिस हो गया था, तो उस क्लास को हम लोग कल कवर कर लेंगे संडे को, ठीक। तो ये अलर्ट रखिएगा सब लोग कि संडे को कल छुट्टी नहीं है। कल मतलब 1 घंटे की हम लोग क्लास फिर कवर करेंगे, ताकि जो कल का जो हमारा लॉस हुआ है सैटरडे का, वो लॉस को कवर कर सके, ठीक है। तो सबको बात समझ में आ गई ना? यस सर। अटेंडेंस हो जाए। चलिए अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ।